हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कक्षा 12 का रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। इसका पहला अध्याय जो होगा क्या, ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। इससे पहले मैंने कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का सिलेबस बताया हुआ है और आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ यूनिट वाइज पढ़ना, जिसका पहला यूनिट होगा ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ये है क्या, तो प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ से। इससे पहले मैंने जीव विज्ञान के क्लासेस लिए हुए हैं, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप जीव विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से आप जीव विज्ञान पढ़िए। तो ठोस अवस्था प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्रव्य है क्या। क्या, तो द्रव्य। रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो है द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है, पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो पदार्थ है क्या, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो द्रव्य को इंग्लिश में कहा जाता है मैटर यानी कि पदार्थ। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, वही क्या है, द्रव्य है या पदार्थ है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, उसी को क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। कोई भी वस्तु ले लीजिए, हम लोगों के आसपास हम लोगों का वातावरण जो है द्रव्य से भरा हुआ है, और कोई भी वस्तु जिसका जो स्थान घेरती हो और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, उसे ही क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं या मैटर कहते हैं। द्रव्य की अवस्थाएं, तो मुख्य रूप से द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है। एक को कहा जाता है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। दूसरे को कहा जाता है द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट। और तीसरा होता है गैस अवस्था यानी कि गैस स्टेट। तो मुख्य रूप से द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। तो सबसे पहले हम इन अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं। क्लास 11th में आपने द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में डिटेल्स में पढ़ा होगा। इस अध्याय में हम केवल सॉलिड स्टेट के ही बारे में वर्णन करेंगे। थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं। तो कोई भी द्रव्य हो, वह सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होता है, चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। और द्रव्य के सूक्ष्मतम कणों को अवयवीकरण कहा जाता है। क्या, अवयवीकरण। और अवयवीकरण क्या हो सकता है, तो परमाणु, अणु या आयन हो सकता है। द्रव्य का अवयवीकरण जो होता है परमाणु, अणु या आयन हो सकता है। तो बात कर लेते हैं ठोस अवस्था के बारे में। सबसे पहले तो ठोस अवस्था है क्या, तो वह द्रव्य की अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो। क्या, आकार व आयतन दोनों निश्चित हो। द्रव्य की उस अवस्था को जो है ठोस अवस्था कहा जाता है। द्रव अवस्था की बात कर लेते हैं। तो द्रव अवस्था में क्या होता है कि जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो।
इसे द्रव अवस्था कहते हैं। और गैस अवस्था में जिसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित हो, दोनों अनिश्चित हो। तो द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस अवस्था कहा जाता है। बात कर लेते हैं आकार या आयतन का, जैसे कि ले लेते हैं लोहा। क्या? लोहा। तो लोहे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाएंगे तो पहले स्थान पर जितना स्थान घेरेगा उतना ही दूसरे स्थान पर भी स्थान घेरेगा। तो क्या है? उसका आकार निश्चित है। एक स्थान पे जितना उसका द्रव्यमान होगा दूसरे स्थान पर उतना ही द्रव्यमान होगा, यानी कि उसका क्या है? आयतन भी निश्चित है। अब बात करते हैं द्रव अवस्था की। तो द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होता है। जैसे कि 1 लीटर जल लेते हैं, 1 लीटर जल लेते हैं और इसको जो है एक छोटे से पात्र में रखते हैं यानी कि गिलास में, और एक बड़े से पात्र में रखते हैं यानी कि बाल्टी में। तो क्या होगा? यहाँ पर भी इसका आयतन उतना ही होगा, 1 लीटर ही, और यहाँ पर भी उसका आयतन 1 लीटर। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या मतलब? इसका आयतन निश्चित है लेकिन इसका आकार अनिश्चित होगा। यहाँ पे क्या होगा? 1 लीटर जल है, कुछ पूरा गिलास भर देगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि उसकी बॉटम तक ही, पेंदी तक ही रह पाएगा। तो क्या मतलब? यहाँ पे इसका आकार अलग है और यहाँ पे इसका आकार अलग है। मतलब क्या? जिसका आकार अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो, वो क्या है? द्रव अवस्था है। गैस अवस्था, इसका कुछ भी निश्चित नहीं होता है, न ही आयतन निश्चित होता है और न ही आकार। यानी कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित हो वह अवस्था कहलाती है क्या? गैस अवस्था। इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, धातु की कोई भी बनी हुई वस्तु हो गया, ये सब क्या है? ठोस है। इसका उदाहरण ले लेते हैं, तो जैसे कि जल है, तेल है, ये क्या है? तो द्रव है। दूध है, ये किस अवस्था में है? तो द्रव अवस्था में। इस अवस्था के बारे में ले लेते हैं, तो क्या उदाहरण के रूप में, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है आदि जो है क्या है? तो ये है गैस अवस्था। यहाँ पे हमें मुख्य रूप से इसी के बारे में पढ़ना है। क्या? तो ठोस अवस्था। यहाँ पे थोड़ा सा हम याद दिला दिए, पीछे की क्लास में आप द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में पढ़े हुए। अब बात करते हैं, थोड़ा सा फिर देख लेते हैं इसमें कि ठोस के जो कण होते हैं बहुत ही पास होते हैं, यानी कि उनके बीच की, कणों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो बल कार्य करता है, अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है वह प्रबल बल होता है, जो कि कह सकते हैं क्या? तो यह जो है प्रबल अंतराणुक बल होता है। किसमें? ठोस में। द्रव के अणु थोड़ा अधिक दूरी पर होते हैं, यानी कि अणुओं के बीच की दूरी थोड़ा अधिक होती है और इस कारण से इनमें जो है अंतराणुक बल, अणुओं के बीच लगने वाला बल जो है ठोस से कम होता है। बात कर लेते हैं गैस की। तो गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत ही दूरी पर होते हैं। इसका मतलब यह है कि इनके बीच दूरी अधिक होगी और इनके बीच लगने वाला अंतराणुक बल नगण्य होता है, यानी कि 0 के बराबर होता है। या कह सकते हैं कि बहुत ही कम अंतराणुक बल लगता है। इस कारण से ये स्वतंत्र होते हैं और इनका आकार व आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अब जो है प्रारंभ कर रहे हैं क्या? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था। अभी हमने इसका परिभाषा बताया क्या? तो द्रव्य की वह भौतिक अवस्था, द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो,
दोनों निश्चित हो। द्रव्य की उस अवस्था को कहा जाता है ठोस अवस्था, यानी कि सॉलिड स्टेट। क्या मतलब कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ठोस वस्तु लेते हैं जिसका वजन जो है 5 kg है, जिसका वजन जो है 5 kg है, इतना स्थान यहाँ पर घेर रही है। यदि इसी वस्तु को हम दूसरे स्थान पर लेकर के जाएं तो क्या अधिक स्थान घेरेगी? कभी नहीं। जहाँ जितना यहाँ पे स्थान घेरी हुई है उतना ही स्थान यहाँ पर भी घेरेगी। दूसरी बात कि यहाँ पे 5 किलो वजन है इसका, और क्या दूसरे स्थान पे लेके जाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा? नहीं, यहाँ पर भी वजन उतना ही रहेगा। कितना? 5 kg। इसका मतलब क्या है? इसका आकार व आयतन दोनों फिक्स है, दोनों निश्चित है। तो कह सकते हैं कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो उसे कहा जाता है ठोस अवस्था। क्या? तो ठोस अवस्था। अब ठोसों के सामान्य लक्षण, ठोसों के सामान्य लक्षण, आखिर में ठोस के कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो सबसे पहला होगा कि ठोस पदार्थों का आकार, आयतन व आकृति निश्चित होती है। ठोस पदार्थों का आकार, आयतन व आकृति निश्चित होती है। क्या मतलब कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसका आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है और उसकी आकृति भी निश्चित होती है। इनका लक्षण यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं। दूसरा नंबर पे क्या? ठोस पदार्थों का आकार, आयतन व आकृति निश्चित होती है। दूसरा क्या? कि ठोस के जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। किसकी तुलना में? तो गैस और द्रव की तुलना में। ठोसों के अवयवी कणों ये क्या होते हैं? तो परमाणु, अणु या आयन। किसी भी पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं परमाणु, अणु या आयन। तो ठोसों के अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल या अंतरा आणुक बल, आकर्षण बल द्रव व गैस की तुलना में बहुत अधिक होता है। क्या मतलब कि जो ठोस के अवयवी कण होते हैं उनके मध्य जो होता है आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद से अगला जो गुण हो जाएगा क्या? तो ठोसों के अवयवी कण एक निश्चित जालक बिंदुओं पर उपस्थित होते हैं। क्या मतलब? ठोसों के अवयवी कण एक निश्चित जालक बिंदुओं पर स्थित होते हैं। क्या मतलब कि जो ठोस के अवयवी कण होते हैं यानी कि परमाणु, अणु या आयन, उसकी स्थिति निश्चित होती है, एक निश्चित स्थान पर ही उपस्थित होते हैं, वे किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होती है। जैसे कि NaCl एक ठोस है, NaCl, तो इसकी जो व्यवस्था देख लेते हैं, Na पर धनायन, Cl पर ऋणायन, Na प्लस और Cl माइनस आयन। उसी तरह से Cl माइनस आयन, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, उसी तरह से Na प्लस Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस। क्या है? तो इन कणों की अपनी स्थिति निश्चित है, उसी स्थान पे उपस्थित रहेंगे। ये नहीं है कि दो Na प्लस एक ही स्थान पे रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी व्यवस्था निश्चित होती है। वही क्या है? ठोसों के अवयवी कण एक निश्चित जालक बिंदु पर स्थित होते हैं। उसके बाद से
क्या होता है, तो इनमें प्रबल अंतराणुक बल होता है और प्रबल अंतराणुक बल के कारण ठोस कठोर होते हैं। क्या होते हैं, तो कठोर होते हैं। यानी कि ठोस के अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराणुक बल होते हैं, इस कारण कि ठोस क्या होते हैं, तो कठोर होते हैं और असंपिंड होते हैं, असंपिंड होते हैं। इसका क्या मतलब कि यदि हम ठोस को किसी एक बर्तन में रखे हुए हैं, क्या इस बर्तन को हम कहीं से तोड़ दें तो यह जो ठोस है वो बहेगा नहीं, मतलब क्या यहाँ से निकल करके दूसरे स्थान पे नहीं जाएगा इसका कण। इसका मतलब ये है क्या, उसी तरह से जल को यदि हम एक बर्तन में रख दें और यहाँ पे छिद्र बना ले तो जल जो है निकलने लगेगा। तो क्या मतलब कि इसमें संपिंडता है और ठोसों में संपिंडता नहीं है। तो ठोसों में संपिंडता नहीं होती है, यानी कि ठोस जो होते हैं असंपिंड होते हैं। अगले लक्षण के बारे में बात करते हैं, तो ठोसों का विसरण नगण्य होता है। विसरण क्या, तो नगण्य, यानी कि ना के बराबर। ठोसों में विसरण बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि ठोस फैलते नहीं हैं। जैसे कि वायु ले लिया जाए तो गैसों का मिश्रण जो वातावरण में फैली हुई है, एक स्थान पे स्थिर नहीं है, लेकिन ठोस को जहाँ पे रख दिया जाए वहीं पे स्थिर रहेगा, फैलेगा नहीं, यानी कि इसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, तो ठोसों को गर्म करने पर कम फैलते हैं। इन्हें गर्म करने पर कम फैलते हैं, यानी कि ठोस को गर्म करेंगे तो इसमें फैलने का गुण कम होता है। वही द्रव और गैस को ले लिया जाए तो तेजी से फैलते हैं। तो ठोसों को गर्म करने पर ठोस कम फैलते हैं। यहाँ पे हमने ठोसों के सामान्य लक्षणों के बारे में बात किया कि आखिर में ठोसों के कौन कौन से सामान्य लक्षण हो सकते हैं। तो यहाँ पे ठोस के ये है सामान्य लक्षण। अब हम जान लेते हैं ठोसों के प्रकार के बारे में। क्या चीज़, तो ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार तो मुख्य रूप से जो है घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो भागों में बांटा गया है। घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, यानी कि ठोस के जो घटक कण होते हैं उनकी व्यवस्था के आधार पर ठोस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं क्या, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरे को कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय को कहा जाता है एमार्फस सॉलिड। तो दो प्रकार के ठोस होते हैं, यानी कि ठोसों को जो है उनकी घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे को कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो ऐसे ठोस जिनकी निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। ऐसे ठोस जिनकी निश्चित
ऐसे ठोस जिनकी निश्चित ज्यामितीय व ऐसे ठोस जिनकी निश्चित व नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। ज्यामितीय व्यवस्था उसे जो है क्या कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इन ठोसों की अपनी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, जैसे कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड, हीरा हो गया, चीनी हो गया, ये क्या है तो क्रिस्टलीय ठोस है। अभी हमने NaCl का संरचना बनाया था, जैसे कि यहाँ पे Na है, यहाँ पे Na प्लस आयन, उसके बाद से Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन। इनकी अपनी जो है क्या होता है तो एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होता है, और इस प्रकार के ठोसों को कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस। एक साधारण सी बात इसके बारे में जानते हैं, यदि हम इसको काटते हैं तो छोटे छोटे क्रिस्टल आते हैं, या ये क्रिस्टल के रूप में ही होते हैं। जैसे कि चीनी क्रिस्टल है, लोहे को काटेंगे तो उसका चूर्ण जो है निकलता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी कोई भी ठोस वस्तु जिसके क्रिस्टल हो वही क्या कहलाती हैं, क्रिस्टलीय ठोस। या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनकी निश्चित व नियमित ज्यामितीय व्यवस्था हो उसी को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी निश्चित व नियमित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती। ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी निश्चित व नियमित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे ठोस को कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे कि रबर हो गया, क्या तो रबर हो गया, कांच हो गया, इनकी जो है नियमित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं। कहीं पर भी इसके कण रहेंगे, उनकी कोई भी स्थिति निश्चित नहीं होगी, और इस तरह के व्यवस्था को जो है कहा जाता है, ऐसे ठोसों को कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पे स्पष्ट है, क्रिस्टलीय ठोस में उनके कणों की अपनी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होगी, और अक्रिस्टलीय ठोस में उनके कणों की, अवयवी कणों की अपनी कोई भी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होगी। अब जान लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्या चीज तो क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। दोनों में क्या अंतर होता है? डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो इसे जानने के लिए हम यहाँ पे कॉलम बनाते हैं, 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे गुण, यहाँ पे लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और यहाँ पे लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो जान लेते हैं, सबसे पहला गुण जो है क्या होगा तो आकृति। पहला गुण होगा क्या? आकृति। आकृति। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की क्या आकृति होती है?
और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की क्या आकृति होती है? तो क्रिस्टलीय ठोसों की जो निश्चित व नियमित आकृति होती है, क्या? क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित व नियमित आकृति होती है, परंतु अक्रिस्टलीय ठोसों की जो आकृति होती है वह निश्चित व नियमित नहीं होती है, निश्चित व नियमित नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की आकृति निश्चित व नियमित होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों की आकृति में कोई भी नियमितता नहीं होता है और निश्चित भी नहीं होती है। अभी इसके बारे में हमने बताया हुआ है। उसके बाद से दूसरा गुण होगा क्या? अवयवी कणों की व्यवस्था। दूसरा, अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की व्यवस्था, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। क्या मतलब कि ये जो अवयवी कण होंगे एक निश्चित स्थान पे रहेंगे, उनकी अपनी निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों की जो व्यवस्था होती है वह निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। लिख सकते हैं अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था, यानी कि जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है अक्रिस्टलीय ठोसों की अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। आगे जान लेते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। तीसरा जो होगा क्या? गलनांक एवं क्वथनांक। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं और इनके गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। क्या मतलब कि गलनांक एक निश्चित ताप होगा, उसी ताप पर ये क्या होगा? द्रव में परिवर्तित होगा या वाष्प में परिवर्तित होगा, लेकिन इसके लिए कोई भी निश्चित ताप नहीं होता है। जैसे कि NaCl है या लोहा है, उसका अपना एक निश्चित तापमान होता है जिस पर वह पिघलता है, यानी कि द्रव अवस्था में जाता है। इसमें जान लेते हैं जैसे कि रबर है या किसी भी ताप पर, कहने का मतलब है कि जब किसी ट्यूब को या टायर को हम जलाते हैं तो एक ही बार में पूरा नहीं जलता है या एक ही बार में वह पिघलता नहीं है, धीरे धीरे करके होता है। तो कहने का मतलब क्या? इसका कोई भी तापमान निश्चित नहीं होता है। अब जो है अगले लक्षण के बारे में, अगले अंतर के बारे में जानते हैं। अगला क्या होगा? चौथा नंबर पे तीन तक हमने जान लिया, तीन अंतर। चौथा अंतर देखते हैं क्या? प्रकृति। प्रकृति, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी जो प्रकृति होती है वास्तविक होते हैं, यानी कि ये वास्तविक ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वास्तविक ठोस पदार्थ होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय क्या होते हैं? आभासी ठोस होते हैं, आभासी ठोस। इनकी जो प्रकृति होती है वास्तविक ठोस पदार्थ की और इनकी जो प्रकृति होती है आभासी ठोस
पदार्थ की। आगे जान लेते हैं अगला जो गुण होगा क्या, विदलन गुण। 5वें नंबर पे विदलन गुण। विदलन गुण ये है क्या, तो जैसे कि ठोस पदार्थों को तेज धार वाले चाकू से काटा जाए, तो तेज धार वाले चाकू से काटने पर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ पर क्या होती है, तो चमकीला परत बनता है, काटने पर चमकता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को काटा जाए तो उसकी परत खुरदरी बनती है। क्या मतलब, तेज धार वाली चाकू से काटने पर, तेज धार वाली चाकू से काटने पर इसमें जो है स्पष्ट विदलन होता है, इसमें स्पष्ट विदलन होता है। इसका मतलब है कि वो जो है चमकता है, चमकता है, इसकी परत जो है चमकती है, लेकिन इसमें स्पष्ट विदलन नहीं होता है, विदलन नहीं होता है, यानी कि इसकी परत जो है खुरदरी होती है, खुरदरी। तो कह सकते हैं कि ठोसों को तेज धार वाली चाकू से काटने पर क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों में विदलन नहीं होता है। अगला गुण जो है दैशिकता। अगला जो गुण आएगा क्या, तो दैशिकता। 6ठा नंबर पे दैशिकता ये है क्या, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं विषम दैशिकता प्रकृति के होते हैं, ये विषम दैशिकता प्रकृति के होते हैं, विषम दैशिकता प्रकृति के होते हैं, लेकिन ये जो है समदैशिक प्रकृति के होते हैं, समदैशिक प्रकृति। ये है क्या, दैशिकता है क्या, तो ये जो है एक निश्चित स्थान पे होते हैं, इनकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है, और यदि उसको भागों में बांटा जाए तो उसके कण समान भागों में नहीं बढ़ते हैं, इसे ही हम कहते हैं क्या, विषम दैशिकता। और जब बांटा जाए उनके कणों को तो समान भागों में बट जाए तो उसे कहा जाता है विषम समदैशिकता। जैसे कि यहाँ पे हमने NaCl का लिया था, Na प्लस आयन Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन Cl माइनस आयन। उसी तरह से Cl माइनस आयन Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, उसी तरह से Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। तो क्या भाग में बांटेंगे तो ये जो है इनके कण समान रूप से नहीं बटेंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ऐसे भी इसको बांटा जाए तो फिर भी समान भागों में नहीं बटेंगे, इसी को कहते हैं क्या, विषम दैशिकता। और यहाँ पे हमने बनाया था किसका, तो रबर के कणों की स्थिति, रबर के कणों की स्थिति। अब जो है ये अनियमित आकृति के होते हैं, अनियमित आकृति के होते हैं, कहीं से भी इसको भागों में बांटा जाए ये जो कण होंगे समान रूप से दिखाई देंगे, और इसी को कहा जाता है समदैशिक प्रकृति, समदैशिक प्रकृति। तो आज के भाग में हम इतना ही रहने देते हैं। इस टॉपिक के अगले, इस अध्याय के अगले भाग के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।